कक्षा 12 के सभी बच्चों का नागरिक शास्त्र के विषय की कक्षा में प्रत्येक बच्चों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि मैंने आपको पहले भी बता चुका था, जो पहली क्लास में थी, कि इस विषय की 2 बुक चल रही हैं। और पहली बुक जो है समकालीन विश्व राजनीति, जिसमें कि आपको हमने शीत युद्ध के बारे में बता चुके हैं। और जो आज इस बुक का जो दूसरा भाग है, यानी जो दूसरी बुक है, वो है स्वतंत्र भारत में राजनीति। और उसमें जो हमने आज टॉपिक लिया है, यानी जो आज हमारा पाठ है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। क्या टॉपिक है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। बच्चों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, जबकि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी, है ना। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? सन 1947, 15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, यानी कि स्वतंत्र हुआ। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। बच्चों, ये कोई आसान काम तो था नहीं। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालातों के बीच स्वतंत्र हुआ, यानी कि आज़ाद हुआ, शायद ही उस वक्त तक का कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद हुआ होगा। आज़ादी मिली, लेकिन देश के बंटवारे के साथ बच्चों सन 1947 का साल बहुत ही दुख भरा साल था। बच्चों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ना, राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियाँ। और जब हमारा भारत आज़ाद हो गया तो उनके आज़ाद होने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद, सबसे पहले भारत के सामने 3 मुख्य चुनौतियाँ थीं। पहली क्या थी बच्चों? कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता तथा एकता को कायम रखना सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने थी। और दूसरी थी लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करना। और तीसरी मुख्य चुनौतियाँ थी आर्थिक विकास तथा गरीबों को समाप्त करने हेतु नीति निर्धारित करना, यानी किस प्रकार से गरीबी को समाप्त किया जाए। अब हम सबसे पहले आते हैं कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता तथा एकता को कायम कैसा रखा जाए। बच्चों, स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती थी। जैसा कि आप जानते हो, ये जो पहली चुनौती थी, एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत अपने आकार और विविधता से में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ तक कि अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे बच्चों, उनकी संस्कृति अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे, यानी कि अलग अलग धर्मों को वो लोग क्या करते थे? मानते थे। उस वक्त आमतौर पर यह माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं के होते हुए कोई देश कैसे ज़्यादा दिन तक एकजुट रह सकेगा। बच्चों, भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे भारत के सामने। क्या भारत एक हो पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर दे पाएगा? बहुत सवाल उनके मन में तरह तरह के उठ रहे थे। और बच्चों, उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ ये भी एक सवाल था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। बच्चों, अब हम आते हैं दूसरी चुनौती पर, कि जो कि भारत के सामने थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए या कैसे लागू हो सकती थी। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम करने की थी। जैसे कि आप जानते हो कि भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हो। आप जानते हो कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई थी और हर नागरिक को मतदान का अधिकार भी दिया गया था। और भारत ने संसदीय शासन पर आधारित इन विशेषताओं से इस बात से सुनिश्चित हो गई थी, यानी कि तय हो गया था कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान ज़रूरी होगा, यानी कि ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करना था। ये भी दूसरी चुनौती भी उनके सामने मुख्य थी। बच्चों, अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, आर्थिक विकास तथा गरीबी को समाप्त करने हेतु नीति निर्धारित करना। बच्चों, ये जो तीसरी चुनौती थी,
भारत के सामने ये भी बहुत मुख्य थी कि किस प्रकार से भारत का विकास हो सके और समाज का भला हो सके और सभी तरह के लोगों को समान बर्ताव किया जाए, कोई भेदभाव ना किया जाए, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाए और धार्मिक, सांस्कृतिक, अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के इन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था और पूरा जोर देना चाहते थे कि क्योंकि आर्थिक विकास के साथ साथ गरीबों के किस प्रकार से इनका ध्यान रखा जाए और गरीबी खत्म की जाए, ये भी इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। बच्चों, हमने जैसे तीनों चुनौतियाँ देखी। अब इन तीनों जो चुनौतियाँ स्वतंत्रता के समय भारत के सामने थी, अब हम देखते हैं कि भारत का विभाजन किन किन परिस्थितियों में हुआ और क्या आधार था। जैसा कि आप जानते हो कि 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ऐसा विभाजन के कारण हुआ कि ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। और बच्चों, फैसला ये हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान के नाम के 2 देशों के बीच बांट दिया जाएगा। ये विभाजन बहुत ही दर्दनाक था। इस पर फैसला करना और अमल हो गया कि ये तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्यक को विभाजन के आधार पर बनाया जाएगा। इसके मायने ये था बच्चों कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुत सारे थे उस इलाके को पाकिस्तान कह दिया गया और जिस भूभाग के जो शेष हिस्सा था उसको क्या कह दिया गया, भारत कहलाने लगा वो हिस्सा। बच्चों, विभाजन की प्रक्रिया यानी कि आधार जो था ये हुआ ना, आधार के बीच ये हुआ कि फैसला ये हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान के नाम के 2 देशों के बीच बांट दिया जाएगा। बच्चों, ये विभाजन बहुत दुख भरा तो था ही और इस पर फैसला करना और इस बात पर अमल रहना तो और ही कठिन था। और जैसा कि बच्चों बताया कि जिन इलाकों में ज़्यादा मुसलमान थे उन इलाके को पाकिस्तान के भूभाग होगा और शेष हिस्सों को भारत कहलाया जाएगा। बच्चों, हम देखते हैं कि जो भारत का विभाजन हुआ था, अभी हमने देखा क्या आधार था और हम देखते हैं कि अब किन परिस्थितियों में हुआ। अब हम देखेंगे पहली परिस्थिति जो थी अंग्रेज़ी सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति। क्या थी पहली नीति इनकी? जिन परिस्थितियों में इनका हुआ, अंग्रेज़ी सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति थी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि ब्रिटिश शासकों ने हिंदू मुसलमानों में निरंतर फूट डालने या फूट डालो की राज करो की नीति को अपनाया था और वे निरंतर हिंदू मुस्लिम संबंधों में कटुता लाने तथा उन्हें परस्पर विरोधी बनाने का प्रयास करते थे। इसलिए क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं और कांग्रेसों से अपना बदला लेने के लिए मुस्लिम सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन दिया। ये पहली स्थिति थी जिन स्थिति में हमारा भारत देश में जो राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियाँ थी उस समय हमारा भारत जो आज़ाद हुआ, सबसे पहली परिस्थिति क्या थी कि अंग्रेज़ी सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति थी। बच्चों, हमने राष्ट्र निर्माण के समय जो पहली स्थिति थी ना कि कैसे राष्ट्र निर्माण किया जाए, पहले हमने आपको बताया कि अंग्रेज़ सरकार की फूट डालो और राज करो नीति थी। अब हम दूसरा नीति देखते हैं जो राष्ट्र निर्माण के समय थी। हिंदू मुसलमानों में परस्पर अविश्वास की भावना थी। क्या थी? अविश्वास की भावना थी। हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही जातियों के लोग जो थे परस्पर अविश्वास की भावना रखते थे। सल्तनत काल में व मुगल काल में अनेक मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं पर अत्यधिक अत्याचार किया, इसलिए इन दोनों जातियों में परस्पर द्वेष की भावना थी। बच्चों, हम देखते हैं तीसरी जो परिस्थितियाँ थी वो क्या थी? सांप्रदायिक दंगे, है ना। जब राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ हुई और जब राष्ट्र निर्माण सामने आया कि कैसे राष्ट्र निर्माण किया जाए, तो किन परिस्थितियों में हुआ, तो तीसरी परिस्थिति क्या थी? सांप्रदायिक दंगे। बच्चों, जब मुस्लिम लोग
जैसा कि बता रहे बच्चों कि जब मुस्लिम लोगों को संवैधानिक साधनों से सफलता प्राप्त नहीं है, यानी उनको सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने क्या किया, मुस्लिमों को सांप्रदायिक उपद्रव करने के लिए बढ़ावा दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अनुसार 16 अगस्त का दिन भारत के लिए, यानी भारत के इतिहास में काला दिन है। क्यों है? क्योंकि इस दिन बच्चों सामूहिक हिंसा, यानी कि सामूहिक हिंसा ने कलकत्ता जैसी महानगरी, यानी बहुत बड़ी नगरी को हत्या और रक्तपात जैसी बाढ़ में डुबो दिया था। यानी वो दिन काला दिन ही कहा जाता है। इतिहास में भारत में सबसे बड़ा दिन था। यानी कि बच्चों उस दिन सामूहिक हिंसा ने कलकत्ता जैसे बड़ी नगरी को किस तरह से हत्या और रक्तपात, यानी खून से लथपथ बाढ़ में बच्चों उस नगर को डुबो दिया। वो भी सबसे बड़ी समस्या सामने थी, यानी कि बहुत बड़ी परिस्थिति थी राष्ट्र निर्माण के समय। बच्चों तीसरा हम देखते हैं, तीसरा हमने देखा ना सांप्रदायिक दंगे। अब हम चौथा देखते हैं सत्ता के प्रति आकर्षण। जैसा कि जानते बच्चों कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय नेताओं में कितना संघर्ष किया होगा ना, और उस विभाजन के समय बच्चों जैसा कि हम आपको बता रहे हैं ना कि सत्ता के प्रति आकर्षण भारत के विभाजन के समय था ना, और कांग्रेस और लीग के अनेक नेताओं का जो सत्ता के प्रति आकर्षण था, स्वतंत्रता संघर्ष के लिए नेताओं में अत्यंत कष्ट सहे थे तथा उनमें अधिक संघर्ष करने की शक्ति तक भी नहीं रह गई थी कि वह कुछ कर सके, क्योंकि ये विभाजन के समय की जो परिस्थितियाँ थी बच्चों, यदि वे माउंटबेटन योजना को स्वीकार नहीं करते तो ना जाने कितने वर्षों के संघर्ष के बाद भी उन्हें सत्ता का सुख भोगने का अवसर प्राप्त होता। बच्चों जैसा कि हमने देखा कि भारत के विभाजन के समय किन किन परिस्थितियाँ थी, यानी क्या क्या परिस्थितियाँ उस समय थी। पहली परिस्थिति थी अंग्रेज़ी सरकार की फूट डालो और राज्य करो नीति थी, और दूसरी परिस्थितियाँ थी हिंदू मुसलमानों में परस्पर अविश्वास की भावना थी, और तीसरी थी सांप्रदायिक दंगे, और चौथी परिस्थितियाँ थी सत्ता के प्रति आकर्षण। ये सब भारत के विभाजन के समय की परिस्थितियाँ थी। अब हम आते हैं कि भारत विभाजन में आने वाली क्या क्या कठिनाई थी। जब भारत का विभाजन हुआ तो भारतवासियों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बच्चों अब हम देख रहे हैं ना कि भारत के विभाजन में आने वाली क्या क्या कठिनाइयाँ थी। पहली कठिनाई थी कि मुस्लिम बहुल इलाकों का निर्धारण करना, यानी कि भारत में 2 इलाके ऐसे थे जहाँ मुसलमानों की आबादी अधिक थी, यानी ज़्यादा लोग रहते थे, और इस इलाके को, यानी कि जो एक इलाका पश्चिम का था और दूसरा जो था पूर्वी का था, और ऐसा कोई भी तरीका बच्चों नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। और ये हुआ कि फैसला ये हुआ कि पाकिस्तान के 2 इलाके शामिल हुए, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान, और इसके मध्य यानी जो बीच का जो हिस्सा था वो भारतीय भूभाग का बड़ा विस्तार होगा। और दूसरी जो कठिनाई थी भारत विभाजन के समय कि प्रत्येक बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान में जाने की राज़ी करना, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा मुसलमान रहते थे ज़रूरी नहीं था कि वे पाकिस्तान जाने को राज़ी हों। और तीसरे इसमें हम देखते हैं कि पंजाब और बंगाल के बंटवारे की समस्या, ये भी बहुत बड़ी कठिनाई थी विभाजन के समय। बच्चों ये देखते हैं कि तीसरी समस्या क्या थी, यानी जो कठिनाई थी पंजाब और बंगाल के बंटवारे की थी। किसकी थी? पंजाब और बंगाल के बंटवारे की समस्या थी। जैसा कि ये तीसरी जो समस्या थी ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से ऐसे थे जो बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे, बहुसंख्यक, और ऐसे में फैसला करना बहुत ही कठिन था। और ये हुआ कि दोनों प्रांतों में बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यों के आधार पर होगा, यानी कि ये बंटवारा धर्म के बहुसंख्यों के आधार पर होगा।
बच्चों, विभाजन के समय जो चौथी समस्या थी वो तो बहुत ही बड़ी समस्या थी, यानी कि अल्पसंख्यकों की समस्या। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। ये लोग इस तरह से थे कि जैसे ये बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, जैसे इनको मालूम हुआ कि देश का बंटवारा होगा, वैसे ही दोनों तरफ अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। दोनों ही तरफ अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता नहीं बचा। रास्ता ये बचा कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। क्या कर दें? अपने अपने घरों को छोड़ दें। और आबादी का ये स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और बहुत ही दुख भरा था। दोनों ही तरफ अल्पसंख्यकों में अपने घरों में से भाग खड़े हुए, है ना। जो अल्पसंख्यक थे वो अपने घरों से क्या हुए? दोनों सब भाग पड़े, यानी घर को छोड़ना पड़ा। अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविर में ही पनाह लेनी पड़ी। हर हाल में अल्पसंख्यकों को सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ा। अब क्या हुआ बच्चों? इस प्रक्रिया में उन्हें हर तकलीफ़ें सहनी पड़ी। कत्ल, स्त्रियों से जबरन शादी, है ना, और उन्हें अगवा करना, बच्चों का माँ बाप से बिछड़ जाना हुआ, अपनी संपत्ति को छोड़ना पड़ा। इस तरह विभाजन में सिर्फ उन्हें संपदा और देनदारी और परिस्थितियों का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि इनमें दोनों समुदाय हिंसक अलगाव के शिकार भी हुए। ये बहुत ही बड़ी कठिनाई थी जब भारत का विभाजन हुआ। अल्पसंख्यकों की समस्या सबसे बड़ी थी। बच्चों, अब हम आपको अगली कक्षा में इसी पाठ का कुछ और टॉपिक बताएंगे, यानी कि जो इस पाठ में भारत का विभाजन का जो परिणाम था वो हम आपको बताएंगे, और भारत की एक राष्ट्र के रूप में क्या विशेषताएं थी वो हम नेक्स्ट क्लास जब लेंगे तब बताएंगे। अभी मैंने जो आपको इस पाठ के बारे में बताया, यानी कि राष्ट्र के निर्माण कैसे हुआ, क्या परिस्थिति हुआ, क्या क्या कठिनाइयाँ आई, क्या क्या चुनौतियाँ थी। अब मैं इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को बच्चों आपको देने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थीं? ये जो हम अभ्यास प्रश्न दे रहे हैं बच्चों, पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थीं? हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत का विभाजन किन किन परिस्थितियों में हुआ? भारत का विभाजन किन किन परिस्थितियों में हुआ? और तीसरा प्रश्न है, भारत के विभाजन में आने वाली कठिनाइयाँ क्या थीं? इन तीनों प्रश्नों को आप अच्छे से, जो मैंने आपको समझाया उसमें से सुनिएगा, और इन तीनों प्रश्नों को अपनी नोट कॉपी में, यानी कि जो नोट्स कॉपी आपने बनाई है उसमें लिखिएगा। और अब हम अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, और हम अपनी अगली इस विषय की जो क्लास होगी यानी कक्षा होगी उसमें हम विभाजन का, यानी भारत के विभाजन का परिणाम देखेंगे और भारत की एक राष्ट्र के रूप में क्या विशेषताएं थी। बच्चों, हम यहीं पे अपनी कक्षा को फिर समाप्त करते हैं। घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।